मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारा किरचॉफ्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट 2 लेक्चर पूरा हो चुका। आज हाजिर हैं हम आपके लिए तीसरा लेक्चर लेकर के। आज इस तीसरे लेक्चर में 2 चैप्टर में जो हमने आपको पढ़ाया, पिछले 2 चैप्टर में हमने जो आपको पढ़ाया उस पढ़ाए गए कंटेंट के अंदर, यानी मैंने आपको सेल पढ़ाया था तो सेल के अंदर जिस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे, कुछ तो मैंने दोनों लेक्चर्स में बताया कनेक्ट करके, कुछ और टाइप बची हैं, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बची हैं। उन बातों को आज मैं शामिल कर रहा हूं आज के लेक्चर में। अगर आज आप ये सेल पूरा लगा लेते हो तो हम क्या करेंगे, कल की इंपॉर्टेंट लेक्चर बहुत बड़ी होने वाली है। फिर नेक्स्ट डे वाली, थर्सडे वाली बहुत जोरदार लेक्चर होने वाली किरचॉफ्स। तो हम चाहते हैं रक्षाबंधन के पहले पहले हमारे बच्चे खूब जोशो खरोश के साथ किरचॉफ में जम जाएं। फिर देखो 3-4 दिन की छुट्टी मिलने वाली है, फिर ना कोई वीडियो आएगा ना कोई काम होगा, लेकिन हम आपको कुछ और बैकअप वीडियो बना करके उस रक्षाबंधन की छुट्टियों में भी थोड़ा एंजॉय कराते रहेंगे। 3-4 दिन, अगर 3-4 दिन आप मन लगा के हमारे साथ रह गए, देखो 3-4 दिन मैं एक्टिव तो नहीं रहूँगा, लेकिन बिफोर में कुछ वीडियो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, मैं सीरियल से फिर आपको दूंगा धीरे धीरे। अच्छा रहेगा, बढ़िया। मैं रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ आज सारे ही, और फिर इसके बाद धीरे धीरे करके आपको दूंगा एक एक करके। ओके, थैंक यू। आज हमारे पास उसी टॉपिक को लेकर के, सेल को लेकर, जिन बच्चों ने मेरे साथ इलेक्ट्रिक सेल पढ़ा, बच्चों ने खूब अच्छे अच्छे कमेंट किए। आपके कमेंट सुनना, आपके कमेंट देखना मुझे अच्छा लगता है। मैंने कल सभी के कमेंट को रिप्लाई भी किया था, आज वालों को भी कर दूंगा, हाँ जल्दी जल्दी। तो अच्छा लगता है, आप खूब जोशो खरोश से कमेंट करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए, या किसी का भी भला हो जाए, कम से कम चैप्टर हुआ तो तैयार हो जाएगा भाई साहब। चलो, हमने एग्जाम्पल 9 तक पिछली क्लास में बताया था, आज आपके लिए एग्जाम्पल 10 ले आया हूँ। 3, 4, 5 न्यूमेरिकल अच्छी वाले मैं आज की इस लेक्चर में शामिल करता हूँ। एग्जाम्पल 10 है आज मेरे पास, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब आपको एग्जाम्पल 10 के बारे में मैं कनेक्ट करके बताता हूँ। एग्जाम्पल 10 जो क्वेश्चन था मेरे पास, उसमें था एक 10 वोल्ट की बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। ये एक 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ एक और बैटरी जो कि शायद 2 वोल्ट की थी, और उस बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम था, इस सर्किट में कनेक्ट है। तो आज काफी इंटरेस्टिंग बातें भी इसी न्यूमेरिकल के बहाने होने वाली हैं। तो बड़ा माजरा ये है, तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये वाली बैटरी, बड़ी वाली बैटरी इस छोटी वाली बैटरी को चार्ज कर रही है? आप कहेंगे हाँ गुरुजी मुझे तो समझ आ रहा है। कैसे समझ में आ रहा है? बोले गुरुजी खूब बैटरी चार्ज किए हैं हम। बेटा कहाँ कहाँ चार्ज किए हो बैटरी? बोले गुरुजी बहुत सरल है, घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है, छोटी वाली बैटरियां जो आती हैं उनको चिमटी लगा के चार्ज करते हैं। आपने देखा होगा एक लाल चिमटी होती है, काली चिमटी होती है, लाल वाली प्लस में, काली वाली को नेगेटिव में लगाते हैं। और कभी आपने उल्टी पोलरिटी के साथ बैटरी कनेक्ट की, चटाक से स्पार्क करेगा बड़ी तेजी से। तो वही है, अगर किसी बैटरी से किसी बैटरी को चार्ज करना है तो ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से और निगेटिव वाला निगेटिव से कनेक्ट है कहीं, तो इसका मतलब पक्का है ये वाली बैटरी इस वाली बैटरी को चार्ज करे। तो अभी तक, कल तक जो सारे केस मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें सारा एक थॉट था, एक बैटरी सिर्फ डिस्चार्ज हो रही थी। आज इसी एक सवाल में एक चार्ज हो रही है, दूसरी डिस्चार्ज हो रही है। कंसेप्ट में देता हूँ, इसको समझ लीजिए, फिर मैं स्पीड आपकी थोड़ी बढ़ा दूंगा। चलिए, ये बैटरी के साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी खूब चर्चा है आजकल जोरों शोरों से। छोटू आजकल बहुत चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो जरा देखिए, इस बैटरी से करंट निकलेगी, इससे कोई संशय तो नहीं है, क्योंकि ये बड़ी बैटरी हमेशा इसको चार्ज करेगी, इससे निकलेगी और वो करंट इस वाली बैटरी के अंदर एंटर करेगी। पक्का है? देखो, तो ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी, ये बैटरी चार्ज हो रही होगी। तो सारा माजरा ये है, जब तक इस बैटरी से निकलने वाली हम करंट ना पता कर लें तब तक ये भी तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो निकलेगी वही तो इसमें जाएगी। तो इस सर्किट की इफेक्टिव करंट निकालने के लिए हम हमेशा एक ही तरीका इस्तेमाल करते हैं, सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो आप देख पा रहे होंगे 10 में 2 निकल जाएगा तो सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज 8 है।
अगर आप देखेंगे तो इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2, 2, 4 और 1, 5। अगर हम आपसे कहेंगे इसमें कितनी करंट दौड़ रही है तो आप जरूर हमें बता देंगे 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। 1.6 एम्पियर करंट इस सर्किट के रगों में दौड़ रही है। मैंने तो हमेशा बताया जिस बैटरी से करंट मिलती है, जब उसके टर्मिनल पोटेंशियल की बात करते हो, वीटी की बात करते हो, तो पिछले पूरे चैप्टर में बताया कि E-IR। अरे भैया, छोटुआ की मम्मी का वोल्टेज 10 वोल्ट, छोटुआ के पेट के अंदर से करंट पास हो रही है 1.6 एम्पियर, छोटुआ का रेजिस्टेंस है 2 एम्पियर 2 ओम। तो भैया 10 वोल्ट में से इतना कम हो जाएगा 10 माइनस 3.2, तो आप कहोगे ना कि यहाँ पर 6.8 वोल्ट एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको पता है इससे करंट निकल रहा था, इसका छोटू जो इसके पेट में था इसने कुछ खा लिया, तो खाने के बाद जो बचा वो इस वाली बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज था। सही। फिर आगे, अब ये करंट इस बैटरी में एंट्री मार रही है, तो आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ, आज के बाद जिंदगी में कहीं आ जाए, जब कोई बैटरी चार्ज हो रही हो तो चार्ज होती बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो E+IR होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, चार्जिंग होती समय बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज E+IR होता है, जब डिस्चार्ज होती है तो E-IR होता है। तो नीचे वाली बैटरी चार्ज हो रही थी, उस वाली बैटरी का E 2 वोल्ट है, I जो करंट यहाँ से निकली है वही इसमें एंटर करेगी जो 1.6 एम्पियर थी, स्मॉल r इसका 1 ओम था। आप अगर कैलकुलेट कर पा रहे हो, देखिए चार्ज होते समय इस बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बढ़ गया है। जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि सर्किट को पावर प्रोवाइड करा रही है, तो इसका टर्मिनल वोल्टेज घट गया है। यानी आपके मोबाइल फ़ोन में जब वो बैटरी लगी होती है, जब वो पावर डिलीवर कर रही होती है, रिसेंट कर रही होती है, निकाल रही होती है, तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, उसका टर्मिनल वोल्टेज घट गया होता है, यानी टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज कम मिलता है। लेकिन जब आपकी बैटरी चार्जिंग में लगी होती है तो उसका वोल्टेज ओरिजिनल बैटरी के वोल्टेज से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी 4.5 वोल्ट या 4.7 वोल्ट तक की होती है, लेकिन आपका चार्जर लिखता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। 5 वोल्ट 2 एम्पियर, जो आजकल स्मार्टफोन आ रहे हैं सब में 2 एम्पियर्स के चार्जर आ रहे हैं, यानी 2 एम्पियर करंट और 5 वोल्ट पर आती है, जबकि बैटरी तो आपकी 4.7 वोल्ट की है, 4.5 वोल्ट की है, और आप चार्जर का जो पावर आउटपुट होता है वो 5 वोल्ट का होता है। क्यों? क्योंकि इस बैटरी को अगर चार्ज करना है तो चार्ज करते समय इसका टर्मिनल बढ़ जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, तो आपको ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा ना। तो चार्जर इसीलिए आउटपुट 5 वोल्ट और 2 एम्पियर 1 एम्पियर जो भी आपके पास मिलता हो। हल्के वाले चार्जर 1-1.5 एम्पियर के आते हैं लोकल वाले, तो वो कम चार्ज करते हैं। आप करिए यार लोकल चार्जर है, चार्ज मत करो। और सुनो, मोबाइल फ़ोन के मैनुअल में लिख के दिया जाता है कि चार्जिंग में फ़ोन लगा होने पर कतई इसका यूज ना करें। लेकिन कुछ दीवाने ऐसे, उनको चैन नहीं आता अपनी महबूबा के बिना। रात रात भर सभी को अलर्ट करे दे रहा हूं तुम सबको बेटा, रात रात भर जानू कैसी हो, जानू क्या खाई, साला एक ही बात पूरी रात रिपीट कर रहे हैं, जानू क्या खाई, जानू कैसी हो, जानू और क्या कर रही हो। अबे साला जानू, एक दिन चार्जिंग में लगाए जानू करते रहोगे ना तो कनवई फाट जाएगा। हाँ बताए दे रहा हूँ, फिर मत कहना। जानू कैसी हो लगाए उसको चार्जिंग में, बताने में लगा है कहानी, पढ़ लो। देखो जब वोल्ट बैटरी कोई चार्ज होती है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ जाता है। मैं मैनुअल में लिख के देता है स्पष्ट, पता चला जानू कैसी हो के चक्कर में तुम चले जाओ, फिर उड़ जाओगे, कान अलग से उड़ जाएगा, फिर दूसरी जानू भी नहीं मिलेगी बेटा। इसलिए अलर्ट करे दे रहा हूँ, फ़ोन को चार्जिंग में लगा करके कान में तो बात कर रही ना करें, दूर रखा है तो ठीक है, जैसे मैं इसको चार्जिंग में भी लगा रखा हूँ, लेकिन फिलहाल केवल कैमरा ऑपरेशन में है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि दिन भर चल रहा है बेचारा, कहाँ से पावर पाए, तो मैंने तो इसकी बलि चढ़ा दी अपने वाले की। सही बता रहा हूँ, अपने वाले को मैंने रख दिया है समझो अग्निकुंड में। इसको दिन भर में मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग में लगाकर मैं ही यही काम करता रहता हूँ।
लाइव क्लास लेता हूँ तो चार्जिंग में लगाए रहता हूँ। अभी कैमरे लाइव क्या कहते हैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी इसको लगा रखा है, लेकिन मुझसे करीब 4 फुट दूर है। तो चिंता मत करना, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। और तुम जो रात में फ़ोन लगा लेते हो ना तो बहुत खतरा है, ध्यान रखना। तो हमें लगता है कि आपको एक बहुत खूबसूरत सी बात समझ आ गई होगी जिसका नाम था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। एक ही सवाल में चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों एक्सप्लेन हो गए हैं। पक्का कंसेप्ट हो गया होगा। मैं और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ और सवाल आपके लिए लेकर आता हूँ, देखता हूँ और हमारे सवालों में क्या क्या है। इस सर्किट के क्वेश्चंस में कुछ बढ़िया सवाल आपके लिए। और आज की बेसिकली ये लेक्चर न्यूमेरिकल लेक्चर होगी, सभी को पसंद आएगी और सभी लोग इसमें जो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, आपको क्लियर हो जाए तो हमें कमेंट जरूर करके बता देना। और कोई बात और कोई सवाल रह जाए तो हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भेज देना, मैं आपका सवाल सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब अगला सवाल जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल 17 बताना चाहता हूँ। बड़ा खूबसूरत सा सवाल है एग्जाम्पल 17। और कहिए तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का एक और करवा दूँ, वैसे अब आवश्यकता है नहीं है। आप अगर इसको अच्छे से समझ गए हैं तो सवाल आपके हवाले करता हूँ, नहीं आएगा तो मैं फिर जिम्मेदार हूँ, मैं बताऊँगा। एग्जाम्पल 17 बहुत खूबसूरत है, अगेन एक क्वेश्चन आपको फिर से कुछ सिखा जाएगा। एग्जाम्पल 17 सवाल है हमारे पास, एक 20 वोल्ट की बैटरी, उसके टर्मिनल्स कुछ यूं चल रहे हैं, 20 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस और 5 ओम का एक इधर टर्मिनल में लगा हुआ रजिस्टर, एक छोटी बैटरी जो 8 वोल्ट की है, कहीं ना कहीं दिख रही है हमें, और इस बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, 2 ओम है उसकी तुलना में। और यहाँ पर एक बड़ा सा भयानक लगा हुआ एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, यहाँ लगा हुआ एक सर्किट आप देख पा रहे होंगे, 4, 6, 12, 4, 6, 12। ये 20 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी ब्लॉक के अंदर बंद हो गई हो, मतलब ये इशारा कर रही है कि ये मेरा बच्चा है। ये बैटरी भी ब्लॉक के अंदर बंद है। ये बैटरी 8 वोल्ट की है और ये इसका बच्चा है 2 ओम का छोटू, और ये 5 ओम का। कितना खूबसूरत सा सवाल और कितने कम समय में और कितने कम शब्दों में आप तक पहुंचेगा ये भी आप देखिए। संलग्न चित्र में 20 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, समांतर क्रम में जुड़ी 3 कुंडलियां 12, 6, 4, श्रेणी क्रम में जुड़े 5 ओम के एक प्रतिरोध के तार से जुड़ा है। एक उल्टी बैटरी, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव तो इसके रेस्पेक्ट में आ गए पॉजिटिव नेगेटिव। एक उल्टी बैटरी जो 8 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है से जुड़ी है। प्रत्येक प्रतिरोध में वैद्युत धारा, प्रत्येक बैटरी का टर्मिनल विभवांतर। इसमें एक ये 5-4 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, सभी की वैद्युत धारा चाहिए और सभी का टर्मिनल पोटेंशियल चाहिए। तो सबसे पहला काम हम बच्चों को बहुत अच्छा सिखाए हैं। फर्स्ट वर्क आपका होना चाहिए इस सर्किट की तुल्य धारा, यानी इस बैटरी से निकलने वाली धारा। आपको पता है ये बैटरी 20 वोल्ट की है तो ये सर्किट को करंट डिलीवर करेगी और ये लेने वाला है, ये सब लेने वाले हैं, ये देने वाली है। तो सर्किट का इफेक्टिव करंट निकालने के लिए सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सर्किट के इफेक्टिव वोल्टेज को निकालेंगे तो 20 में 8 निकल जाएगा, आप कहेंगे 12 वोल्ट, क्योंकि आपने प्रश्न में पढ़ी उसमें लिखा है उल्टी बैटरी, 20 में 8 निकल। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 5, 6, 2, 8 तो यही है, ये तो सब सीरीज में है ना, ये एक सर्किट है तो 5, 1, 2 सब सीरीज में है, इन सब का पैरेललिटी है और जो आएगा उन दोनों के साथ सीरीज। 6, 12, 4 हमने बहुत बढ़िया मेथड बताया है कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो क्या करें। तो 2 का पहले निकालो, जो दोनों का आ जाए उसके साथ इसका कर लो, ओरल बिना हल करे बिना कलम चलाए निकालना है। 12 छंग 72, 72/18, 4 के साथ 4 का पैरेलल 2, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2, 2, 4, 5, 9, 1, 10, तो 2, 4, 5, 9, 1, 10। सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 10 और इस परिपथ में बहने वाली कुल धारा 1.2 एम्पियर। करेक्ट है? आप सुनिए, 1.2 एम्पियर करंट, इसका मतलब इस बैटरी से डिलीवर हो रही है, ये मुझे पता चल गया। देखो अब मैं अगर सचान सर का करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाता तो सचान सर का करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने एक क्लास में बताया था आपको पिछली वाले में, उसमें बताया था सचान सर का करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ 2 रेजिस्टेंस के लिए है, 3 के लिए सचान सर का कोई लॉ नहीं है।
सचांसर का जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो दो रेजिस्टेंस में डिवाइड करने के लिए, तो एक काम कर सकते हो यार, ये 3 में डिवाइड का सचांसर के पास कोई लॉ नहीं है, तो क्या सचांसर का लॉ नहीं लगेगा? लगेगा। क्या करें? इन दो को मिला के एक कर लें। आपको पता है पहले मिलाए बैठे हो, 6 12 का पैरेललिटी मिलाया था तो 4 आया था। फिर से निकालो क्या? 12 छंग 72 अपन 18 4 होगा, तो इसको इसमें मर्ज कर दिया तो ये 4 आ गया। आया कि नहीं? और 4 अगर, अरे यार थोड़ी देर के लिए मिटाइन तो ना कुछ करो, तो अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो ये 4 आ गया। तो ये करंट बराबर बराबर दोनों में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल में है और रेजिस्टेंस बराबर बराबर। तो इस 4 ओम में जो करंट जाएगी वो 0.6 एम्पियर होगी। पक्का हो गया? फिर देखो जो 0.6 एम्पियर है वो इस 4 ओम में जा रही है, लेकिन ये 4 ओम अकेला थोड़ी ना था, ये तो 12 और 6 का कॉम्बिनेशन था। तो अब सचांसर का कॉन्सेप्ट लगा दो, 12 और 6 का कॉम्बिनेशन था और इस 4 ओम में जाने वाली करंट जो थी वो 0.6 एम्पियर थी। तब 0.6 एम्पियर 12 और 6 में किस प्रकार डिवाइड होगी? सचांसर से अच्छा करंट ला कहीं दुनिया में लिखा ही नहीं गया है। तो इट इज टोटल करंट। 12 वाले की चाहिए तो अपोजिट साइड में 6 है, अपन दोनों का योग करा दिए, 12 6 18, 6 तक का 18, 3 दूनी 6। चली गई क्या? इस 12 ओम में 0.2 एम्पियर। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि नहीं मुझे 6 ओम वाली करंट चाहिए, तो 6 ओम वाली करंट चाहिए तो टोटल करंट, अरे भाई यार बातें खत्म हो गई। 0.6 आ रही थी, 0.2 चली गई 12 ओम वाले में, तो बची हुई 0.4 हो गई। अरे 0.6 में 0.2 एक में चली गई तो दूसरे में 0.4 नहीं बचेगी। तो हमारा काम पूरा वापस हो गया। मैं इस सर्किट को वापस अभी ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा 12 था, ये मेरा 6 था, इसमें 0.6 एम्पियर गई है, इस वाले में 0.2 एम्पियर गई है, इसमें 0.4 एम्पियर गई है। जाके आंसर चेक कर लो। और अगर मैं कहता ये सारी करंट यहाँ आके मिल जाएंगे तो आप भी इनकार नहीं करते। हम कहते इस बैटरी में कितनी घुस गई है, तो आप बोलते 1.2 एम्पियर। 1.2 एम्पियर इस बैटरी से घुसते हुए वापस अपनी सर्किट में जाती तो इस 5 ओम में कितनी करंट होती? बोलते 1.2 एम्पियर। अब 2 सवाल और बचे हैं इसी में। दोनों बैटरियों का टर्मिनल पोटेंशियल, तो देखा भैया ये डिस्चार्ज हुआ था, ये चार्ज हुआ था। डिस्चार्ज हुई जाए भैया तो का कर दे, ई प्लस माइनस आई, या तो ओकरा ई 20 माइनस आई 1.2 निकले, आर करे 1। इसका टर्मिनल पोटेंशियल निकल गया। और क्योंकि ये चार्ज हो रही है तो अभी अभी मैंने इस बात के बारे में बात की है, इसका ई 8 है प्लस आई आर। जाओ निकाल लो, आंसर मैच करा लो। देखो एक पेज भर में सवाल लगा है, हमने तो इसे शुरू भी नहीं किया था कि खत्म हो गया। हटाओ बेकार सवाल। चलो एक और बढ़िया सवाल आप तक पहुंचाता हूं। सवालों की सीरीज आप देखते रहिए, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। ये 17 नंबर था। अगर आपका दिल करे तो इसी में मैं सेल पर आज फोकस कर रहा हूं। सेल के चुनिंदा सवाल जो अच्छे सवाल हैं वो मैं आपकी किताब से उठा के बताऊंगा। ऐसा नहीं कि और आप पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। आप इन एग्जाम्पल्स को लगाने के बाद, इन वीडियोस को देखने के बाद, आज ये तीसरा वीडियो है, जो भी सवाल डाउट रह जाए मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, स्क्रीन में ऊपर रहेगा या आपके थंबनेल पर पड़ा रहेगा। जो बच्चे हमारे ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े नहीं हैं और वो हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो बच्चे अपना एग्जाम्पल नंबर कुमार मित्तल का निकाल करके हमारे व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर देंगे और अपना नाम लिख के भेज देंगे। सर मैं फला जगह से बोल रहा हूँ, मैं फला हूँ, मुझे एक सवाल पूछना है। तो इस चैप्टर को जो मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके सवालों का जवाब दूँ और जरूर दूंगा। चलिए अगला सवाल, आप कहें तो एग्जाम्पल 19 हमारे पास है। बढ़िया, एग्जाम्पल 19 कह रहा है एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल E, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल E R, 2R और 3R के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ के रखती है। R, 2R और 3R, 3 रेजिस्टेंसेस R, 2R और 3R को श्रेणी क्रम में जोड़ के रखा है। 2R के वोल्टेज को एक ऐसे वोल्टमीटर से नापा गया जिसका प्रतिरोध 10R है। सुनो, इस ई वोल्ट की बैटरी को जब इन तीनों के साथ सीरीज में लगाएंगे तो थोड़ा ये खाएगा, थोड़ा ये खाएगा, थोड़ा ये खाएगा। पक्का है?
लेकिन इसका वोल्टेज जो भी इसका हिस्सा इसके पास खाया था, उस वोल्टेज को नापने के लिए अगर मैं आदर्श वोल्ट मीटर लाता तो एक्यूरेट वही नापता जो होता। लेकिन ये वोल्ट मीटर बाबू आदर्श नहीं है, इसमें कुछ कहानी घुसी है। कह रहा है जो वोल्ट मीटर लाए हैं उसका प्रतिरोध 10 आर है, उसका प्रतिरोध 10 आर है। बोला माप में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी। तो ऐसे सवाल जब बच्चों के सामने आते हैं, अगर उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो ये सवाल ही रह जाते हैं, कभी लगते नहीं। लेकिन यकीन करें, अगर आप सीरियसली बैठे हैं तो आपको इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, जरूर दूंगा, 100% दूंगा। आइए भैया देखो यहाँ, ये जो मेरी बैटरी है ई वोल्ट की, अगर ये वोल्ट मीटर यहाँ कोई न लगाता, मैं आइडियल सिचुएशन होती तो सबसे पहले हम देखना ये चाहते हैं कि भाई साहब जो 2R हैं इनके क्रॉस कितना वोल्टेज होता है। और इसकी सर्किट थ्योरी में इतना डीप में पिछला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, इतना ज़्यादा क्वेश्चन करा चुका हूँ कि बच्चे सबसे पहले क्या एक्शन लेंगे, अरे प्रतिशत त्रुटि दे या तेल लेने। पहले अगर ये वोल्ट मीटर ना लगा होता तो इसका रियल वोल्टेज होना क्या चाहिए था पता पहले इसका। तो वोल्टेज पता कराने के लिए करंट की जरूरत है। I = सर्किट का नेट वोल्टेज अपान नेट रेजिस्टेंस, नेट वोल्टेज अपान नेट रेजिस्टेंस, 3, 2, 5 और 1, 6। ये वो करंट है जो इस सर्किट की रगों में दौड़ रही है, इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी वही। और ये करंट जिस समय 2R वाले के अक्रॉस पास होगी तो 2R वाले के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V = IR। तो I की जगह वो E/6R इंटू 2R वाले का वोल्टेज चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप बच्चे देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं कि अगर E वोल्ट की बैटरी लगी होती तो E वोल्ट का E/3 वोल्ट इस 2R के हवाले चला जाता। ये रियल वोल्टेज होता जो इसके क्रॉस होना चाहिए था। अब आगे होना क्या है कि जैसे ही आप यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाओगे, अगर वो आदर्श वोल्ट मीटर होता तो इस बात की गारंटी हमसे ले लीजिए, वो पढ़ता तो E/3 ही पढ़ता। क्यों? वो आदर्श वोल्ट मीटर होता, मतलब एक्यूरेट पढ़ता। लेकिन सर्वा ये आदर्श नहीं है। ये कैसा वोल्ट मीटर है? 10 R ओम रेजिस्टेंस का। तो अब इस सर्किट की पूरी गणितियां बिगाड़ दी गई। अब सर्किट में नई करंट, क्योंकि आदर्श होता तो यहाँ कोई धारा ना जाती, जब धारा ना जाती तो वही जो पढ़ता वो पढ़ता, लेकिन ये 10 R हो गया, अब इसमें धारा घुसने लगी। अब सर्किट की टोटल करंट ही बदल गई, सर्किट का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बदल गया। इसके साथ इसका पैरेललिटी आ गया, सर्किट का इक्विवेलेंट बच्चा निकालेगा तो कितना हो जाएगा। तूफानी करने की आदत है आपकी, दोनों को गुणा कर दो, जोड़ के डिवाइड कर दो, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाता। उसमें 3R और R मिला के 4R की सीरीज हो जाती है। सर्किट का नया इफेक्टिव रेजिस्टेंस 6 चौको 24 10 34 R/6 होता है। तो आप तुरंत यहीं पर एक्शन लेते, व्हाट इज द न्यू करंट, सर्किट की नई करंट। ये वोल्ट मीटर लगाते ही कितनी होती, सर्किट का नेट वोल्टेज तो आज भी E है, लेकिन नया रेजिस्टेंस जो है वो बदल गया है, 34 R/6 हो गया है। ये नया रेजिस्टेंस सर्किट में नई करंट पैदा करेगा, और ये करंट जब यहां से आएगी तो इसमें जो वोल्टेज पैदा करेगी इस पूरे सिस्टम में, यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन में, इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गया है 10 R/6। और ये जो धारा है ऊपर से आई है, ये धारा इसके कंबाइंड रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके जो वोल्टेज निकालेंगे वो V नया वाला होगा, V न्यू। तो ये नई करंट इनटू इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस जो भी है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमने आपको लगाए हैं, जो कि आया था 10 R/6। ये है वो हमारा नया वोल्टेज जिसकी तलाश में हम आए थे। ये वोल्टेज पहले की तुलना में या तो बढ़ गया होगा या तो घट गया होगा। E/3.4, यानी इसकी तुलना में ये वाला वोल्टेज घट गया है। तो उसने कहा है कितनी त्रुटि होगी, तो हम आपसे निकलवाएंगे त्रुटि। तो त्रुटि मतलब क्या, नया माइनस पुराना। तो नया मेरा E/3.4 है और पुराना वाला E/3 था, E/3 था। अब निकाल लेते हैं, उसमें कोई ऐसा मैटर नहीं है।
तो 3.4 इंटू 3 LCM हो जाएगा, ई कॉमन हो जाएगा, 3 माइनस 3.4 तो 0.4 बचेगा माइनस का, तो माइनस बता रहा है कि घट गया है, पहले से घट गया है, कम हो गया है। तो अब अगर इसी की प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो या परसेंटेज में आंसर निकालना हो तो प्रतिशत अपने आप निकल जाएगा, अपान ओरिजिनल इंटू 100। यही है हमारी विज्ञान का एक सिरा जो आपको पढ़ना, समझना और जानना है। अब आप अगर इसका कैलकुलेशन कर पाते हो तो उम्मीद करता हूँ ये 40/3.4 आएगा। आपका भाग देने के बाद ये रिजल्ट 11.76 आएगा। तो ऐसे सवालों से आपकी लड़ाई जारी रहनी चाहिए और पूरी मेहनत के साथ आपको इन सवालों को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। तो आज का एक बेहतरीन सवाल आप तक और मैंने पहुंचाया, जो एग्जाम्पल मेरी ड्यूटी थी। अभी एग्जाम्पल के 2-3 बेहतरीन क्वेश्चन और हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे और फिर इसके बाद इसके जो यानी चौथी लेक्चर होगी वो बहुत खास होगी दोस्तों। आप जिंदगी में कभी मिस मत करिएगा मेरी 4th लेक्चर यानी किरचॉफ। अगर जिसको न्यूमेरिकल लगाने में इंटरेस्ट नहीं है तो मेरी तरफ से ये वीडियो ड्रॉप कर सकता है, छोड़ के जा सकता है। लेकिन जिसे न्यूमेरिकल लगाने में इंटरेस्ट हो, अभी ऐसे न्यूमेरिकल्स आने बाकी हैं इस वीडियो में कि बने रहिएगा। चलिए अभी मैं 20, 21, 22 3 बेहतरीन न्यूमेरिकल आप तक और पहुंचाऊंगा, फिर सेल का सेगमेंट मेरा खत्म हो जाएगा, किरचॉफ्स के क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं इस कहानी को यहीं रोक दूंगा और बने रहिए हमारे साथ 15-20 मिनट और मैं आपको 2-3 और बेहतरीन क्वेश्चन बताता हूँ। हमारे पास एक एग्जाम्पल 20 है। जो बच्चे वीडियो देखने बैठे हैं उन बच्चों को एक दरखास्त है कि वो अपनी कुमार मित्तल की किताब उठा के बैठें, आपको फील बहुत अच्छा देगी, वरना थोड़ा आपको अटपटा लगेगा यार क्या बता रहे हैं। 15 वोल्ट की एक डीसी सर्किट, 15 वोल्ट की एक तिष्ठ धारा, एक 100 ओम और एक 150 ओम के रेजिस्टेंस, ये 100 ओम और ये एक 150 ओम के रेजिस्टेंस के साथ श्रेणी क्रम में चित्र की भांति जोड़ा गया है। एक वोल्टमीटर को जब 150 ओम के प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो उसका पाठ्यांक 7.5 आ जाता है। एक कोई वोल्टमीटर है, ये नहीं कहा है कि आदर्श वोल्टमीटर है, एक किसी वोल्टमीटर से जोड़ते हैं तो ये पाठ्यांक 7.5 वोल्ट पढ़ लेता है। कितना पढ़ लेता है? 7.5 वोल्ट पढ़ लेता है। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध पता करना होगा। हाँ बिल्कुल। तो उसे यदि 100 ओम के प्रतिरोध से जोड़े तो उसका पाठ्यांक कितना होना चाहिए? क्या कहना? सुन भाई मेरे, ये भी सवालों का राजा सवाल है। यहाँ अब सेल से बहुत मतलब नहीं रह गया। मैं फिर कह रहा हूँ, सेल की जो कहानियाँ थी वो हो गई खत्म, यहाँ फिर से सर्किट शुरू हो गया है। फिर 2 सवाल चल के आएंगे, चिंता न करें, बात करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, वो 150 ओम का रेजिस्टेंस है। ये 15 वोल्ट की बैटरी है। भैया अगर ये आदर्श वोल्ट मीटर होता, कोई माई कलाली से 7.5 वोल्ट नहीं पढ़ा सकता था। क्यों? मैंने तो तुमको थॉट बता रखा है कि अगर दोनों रेजिस्टेंस बराबर बराबर वैल्यू के हैं तभी ये वोल्टेज बराबर बराबर डिवाइड होगा। ये 15 वोल्ट था। भैया अगर 7.5 वोल्ट ही खाया है तो बचा 7.5 वोल्ट इसे खाना चाहिए, गारंटी है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब ये और ये दोनों रेजिस्टेंस वैल्यू वाइज बराबर हो, वोल्टेज बराबर बराबर तभी डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही गुल खिल गया है। ए भैया देखिए, प्रश्न में कह रहा है ये 100 ओम का है, ये 150 ओम का है और ये जो वोल्टमीटर लगाए हैं इस सरवा 7.5 वोल्ट पड़ रहा है। यार सचान सर को पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। लेकिन चिंता न करो, मैं बहुत पढ़ाऊंगा अभी तुमको। हम कारण बताएंगे काहे 7.5 पढ़ रहा है सरवा, के का हुई, पागल हो गया सरवा, सब बताएंगे। देखा, ये आदर्श वोल्टमीटर नहीं है। पहली बात, अगर आदर्श वोल्टमीटर शब्द आ जाता तो इस बात की गारंटी थी सवाल ही गलत लिखा हुआ है। लेकिन अगर आदर्श वोल्टमीटर नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ना। अब मामला ये है कि इस 150 के साथ आर की पैरेललिटी करने से ये ठीक 100 के बराबर हो गया होगा, इसीलिए 7.5 वोल्ट बेटा ये पढ़ रहा है, 7.5 वोल्ट ये पढ़ेगा। अब तो समझ में आएगी होगी बात। इसका मतलब 150 ओम के साथ इस वोल्टमीटर का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट होकर 100 के बराबर आएगा, और 100 के बराबर अगर ये आएगा तभी 7.5 इसके पास, 7.5 इसके पास जाएगा। तो आप
आंख मूंद दीजिए, जितनी देर में आप आंख मूंगे उतनी देर में मैं सवाल लगा दूंगा। इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट हमारे सामने है, r इंटू 150 अपॉन r प्लस 150, और ये जो वैल्यू है ये 100 के बराबर है, 100 के। बस अब आप आंखें मूंदे रहेंगे जितनी देर, उतनी ही देर में मैं आपसे कहूँगा कि इस सेल का वो जो क्या कहते हैं वोल्टमीटर है, उसका जो कैपिटल R है, उस कैपिटल R की जो वैल्यू आने वाली है, इसे कैलकुलेट करवा लो यार। जैसे छोटा कर लो थोड़ा काट के, 25 चौको 100, 25 छक्का 150, तो आप कह देंगे 6R बराबर 4R प्लस 600, तो R बराबर 300। मतलब हमें जाने अनजाने ये पता चल गया कि इस वोल्टमीटर का खुद का रेजिस्टेंस 300 ओम था। अगर ये 300 ओम नहीं होता बाबू, एक बात लिख के दे दूं, ये 7.5 वोल्ट ना होता। अब तुमको नई बात बताता हूँ। अब कहानी यहाँ से फिर से नई गढ़ी गई है। इसी का नाम दोस्त फिजिक्स होता है। आप कितने बड़े थ्योरी के मास्टर हो, कितनी आपने कथा लिखवा दी है, बच्चा न्यूमेरिकल लगाना नहीं जानता है, तुम्हारी फीस कचरे के भाव बिक जाएगी, या तुम खुद ही कचरा हो। ए हटाओ इसको यहाँ से, इसको यहाँ से हटाओ। बोला भैया ये वोल्टमीटर जो है ना, अब वहाँ से हटा लीजिए, इसके क्रॉस लगा दीजिए, वही वोल्टमीटर। मतलब एक बात तो जाने अनजाने पता चल गई, ये सर्वाइव वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस 300 ओम वही करेगा। ये अब ना भाग के जाए कहूँ। अब ये वोल्टमीटर यहाँ से उखाड़ के यहाँ लगाओ और बताओ कि ये 100 ओम वाले के क्रॉस कितना वोल्टेज है। तो फिर से नई कहानी को अंजाम देंगे हम। अब हमें ये वोल्टेज रीडिंग पता लगानी है। तो अब इस वोल्टेज को पता करने के लिए मेरे पास केवल एक ही थ्योरी है, सर्किट की टोटल करंट का पता लगाना है। सर्किट की टोटल करंट पता लगाने के लिए सर्किट के टोटल वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी और टोटल रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसा, 300 के साथ 100 की पैरेलल, यानी 300 इंटू 100 अपॉन 400, और जो ये आ जाएगा उसका 150 के साथ सीरीज। अगर आप तूफानी कैलकुलेशन करने के आदी हो तो ये 250 होगा। कहो तो वेरीफाई कर दूं। आप सोचते होंगे सचान सर क्या कहते रहते हैं, अरे यार चार का मैंने लिखते ही पहले कैलकुलेट कर लिया था। इसको काटा 4 बार, 300 को काटा 4 से 75, 175, 225। जितना टाइम मैंने माइक्रो सेकंड लिया था इसका सोल्यूशन लिखने में, तो मैंने कहीं याद करके नहीं रखा था। जब मैं लिख रहा था तभी कैलकुलेट हो गया था। तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 225 हो गया। भैया मैं तो इंतजार ही कर रहा था। 1/15 एम्पियर करंट होगी जो यहाँ से चल पड़ी है। देखा भैया ये रास्ते में 150 वाला मिल जाएगा, तो 1/15 एम्पियर करंट 150 वाले से पास हो जाएगी, तो भैया 10 वोल्ट तो यही खाई जाए। अरे मालिक की गुणा करके देख लो ना, इससे 10 वोल्ट तो यही खाई जाए। 15 वोल्ट में 10 वोल्ट भैया रास्ते में भाई खा गया, तो बचा 5 वोल्ट ना। तो अब काहे को आंखें नीचे हो, आंसरवा देखो ना, देखो ये 5 वोल्ट आया होगा। तो चेक करो, सवाल खत्म हो गया। आओ आगे। अब सुनो मेरी बात। अब हम लगा रहे हैं आपके इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन और सबसे आखिरी सवाल शायद। इसके बाद एक्सरसाइज का एक सवाल भी लगा डालूंगा। वो बच्चे अक्सर पूछते हैं जब एक्सरसाइज लगाते हैं। वैसे इतने एग्जाम्पल देखने के बाद जो भी बच्चा एक्सरसाइज लगाएगा वो डेफिनेटली 100% पाएगा। आइए आज का आखिरी सवाल आप तक पहुंचाता हूं। थोड़ा सा समय लूंगा इस क्वेश्चन को समझाने में। सवाल बहुत बेहतरीन है। बाकी फिर वादा करता हूं आप एग्जाम्पल में इस 22 सवाल के अंदर जो भी सेल से संबंधित सवाल है आप लगा रहे हूं, आपसे ना आए उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस सवाल का जवाब लाइव आके दे सकूं, वरना किताब आपकी क्लास तो है ही ना। हाँ, बीच में कुछ क्वेश्चंस को लाइव भी दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कसम खा रखी है कि यूट्यूब पर ही पढ़ाऊंगा पातिल। एक बैटरी, श्रेणी क्रम में 12 सेल जुड़े हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। बैटरी में कुछ सेल गलत ध्रुवण के साथ जुड़ गए हैं। इस बैटरी को एक और स्रोत से जिसका विद्युत वाहक बल 2E
आंतरिक प्रतिरोध 2R जोड़ा गया है। जब बैटरी और स्रोत एक दूसरे की सहायता करते हैं तो परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा बहती है। जब एक दूसरे का विरोध करते हैं परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा बहती है। परिपथ में 2 एम्पीयर की, बताइए कितने सेल गलत जुड़ गए हैं? हाँ, क्या सवाल है भैया भैया भैया। सुनिए, एक बड़ी सी बैटरी बनाई गई है, उसमें 12 सेलों का कॉम्बिनेशन है। पहला सेल जिसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। आज का आखिरी सवाल, इसके बाद एक्सरसाइज का एक सवाल आप तक। एक और बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। एक और ऐसी तीसरी बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। एक चौथी बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। ऐसे करके 12 सेल ऐसे लाइन में जुड़े हैं और बाहर से परिपथ को एक और बैटरी से जोड़ा गया है जिसका विद्युत वाहक बल 2E और इंटरनल रेजिस्टेंस 2R। जैसे इसको कनेक्ट करोगे इस परिपथ में एक धारा बहेगी। एक मसला है बड़ा वाला, बोला जो 12 सेल आपके लाइन से लगे थे, अगर बढ़िया इज्जत से प्लस माइनस ऐसे लगे होते तो हम कहते हैं बिल्कुल बढ़िया बिहेवियर दे रहा है, प्लस माइनस सही से सर्किट में रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, सारी सेल लगे हुए हैं। तो इस ऊपर वाली लाइन का अगर टोटल वोल्टेज निकलता था तो कल मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ाया था, तो आप तुरंत बता देते गुरुजी ऊपर वाली लाइन का वोल्टेज 12E हो जाएगा। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, सुनने की आदत डालिए। अगर ये सारे सेल लाइन में लगे होते तो इन सभी सेलों का टोटल वोल्टेज 12E होता कि नहीं होता? होता। ठीक, अगर इन 12E के साथ ये 2E वाली इसकी सहायता करती तो इस पूरे सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज 14E हो जाता। सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस R मिलकर 12R और 1-2R मिलकर 14R हो जाता। ऐसे होता, लेकिन सवाल में कुछ पंगा फंसा दिया है। वो कह रहा है इस पूरे कॉम्बिनेशन में कुछ सेल गलत पोलैरिटी के साथ जुड़ गए हैं। मान लो ये सेल था, इसका जो पड़ोसी था इसके बगल वाला, इसको मैंने उल्टी पोलैरिटी के साथ जोड़ दिया। जोड़ना था प्लस माइनस और इसको मैंने इसके उल्टा कर दिया। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ऊपर वाली लाइन का वोल्टेज टोटल कितना है, तो आप बिना वक्त गंवाए मुझे बता देंगे गुरुजी ऊपर की लाइन का वोल्टेज 10E होगा। क्यों? आप बताएंगे ना कि गुरुजी ये प्लस वाला था, उतना ये उल्टी थी, एक दूसरे को खा गए सर्वा। तो एक मैंने उल्टा जोड़ी तो अपने जैसी दूसरी को खा गई, तो सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज कितना बचा? 10। अब ये 2E वाला सहायता करेगा तो 10 + 2E हो जाएगा सर्किट का वोल्टेज, और विरोध करेगा तो -2E हो जाएगा। लेकिन क्या तुमको पता है प्रश्न में कि एक ही बैटरी उल्टा जुड़ी है? बोलो नहीं ना, तुमको पता ही नहीं है। प्रश्न में पता भी वही करना है, बताओ कितनी बैटरी गलत ध्रुवण के साथ जुड़ी हुई है। तो हम कह देंगे ए भैया हमका पता ही नहीं। अरे कह दो हम पता लगा लेंगे। माना N बैटरी गलत ध्रुवण के साथ जुड़ी है। कितनी बैटरी? देखो, एक गलत जुड़ी थी तो 2 कम हो गया, तो अगर 2 गलत जुड़ी होती तो 4 कम हो जाता, 3 गलत जुड़ी होती तो 6 कम हो जाता, N गलत जुड़ी होती तो 2 N कम हो जाता। तो सुनिए, ऊपर वाली लाइन का टोटल वोल्टेज था 12E। अगर इसमें N बैटरियां उल्टी जुड़ी होती तो इसका इफेक्टिव वोल्टेज कितना घट जाता? 2 यानी जितनी गलत जुड़ेंगी उसके दुगना वोल्टेज कम हो जाएंगे टोटल में से। अब प्रश्नानुसार ये जो 2E बाहर वाली है अगर इसकी मदद करती तो सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज का इक्वेशन हो गया = IR। तो परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा होती है। R यानी इस परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो प्रतिरोध में तो उल्टा सीधा का कोई मतलब होता नहीं, लाइन में है तो लाइन में है। तो 12R ये हो गया और 2R ये हो गया 14R। क्या आपको ओम का नियम समझ में आ रहा है? मैंने लगा दिया नेट V = IR। अब सुनो आगे, अगर ये 2E वाली इसका विरोध करती तो ये
गलत जोड़ने के बाद टोटल वोल्टेज ऊपर वाले हिस्से का तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये 2E वाली अगर विरोध करती तो माइनस का 2E हो जाता। तो विद्युत धारा इस परिपथ में 2 एम्पियर बहती प्रश्न में लिखा है। लेकिन परिपथ के रेजिस्टेंस में कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, तब तो अभी तो सीरीज में सब घुसे हैं यार, आर 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 आर। देखा भैया, जेका एन चाहिए, वही समीकरण हल कर गए, हमसे हल करत ना ही बना। तो पढ़ा लिखा विद्वान है सब लोग, ना विद्वान हो दिखाई ले। अच्छा देख ले, नहीं दिल टूट ना जाए एक आध आदमी के, एक ऐसा मार दे कुड़ी के, इनके सब मार दे, ये सब उड़ाई दे। अरे पढ़ा लिखा मना यार तू लोग, इतना टोपा तो नहीं है। 12 2 14 माइनस 2 है, 12 में 2 निकल जाए 10 माइनस 2 है 3/2, ऐसे ना बन जाए। 14 दूनी 28 माइनस का 4 बराबर 10 तिहाई 30, 3 दूना 6, इसको पकड़ ले जाओ 2 n, उसको पकड़ ले जाओ 2 n बराबर 1। देखिए कितना जादुई तरीका था, उस कॉम्प्लिकेटेड से सवाल का जो पढ़ करके समझ ही नहीं आता है, वो वास्तव में तो 2 लाइन बना था। और इसी की बात मैं किया करता हूँ जब मैं फिजिक्स पढ़ाया करता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी फिजिक्स हमेशा 30 सेकंड और 2 लाइन की मोहताज है। बस ज़रूरत है आपको अपनी कलम उठा लेने की और अपने कलेजे को मजबूत कर लेने की और खूब दिल से सोचने की। देखिए जहाँ दिल लगाना हो वहाँ लगा लो यार। मैं मना नहीं करता हूँ तुम्हारी जानू तुम्हारी कहीं छोड़ के नहीं भाग जाएगी, लेकिन यकीन करो अगर कुछ दिन इस जानू से दिल लगा लोगे तो तुम्हारी जानू जैसी न जाने कितनी जानू तुम्हारे आसपास घूमेंगी। बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं क्या करूँ। तुम सुनबे नहीं करते हो मेरी बात, ना सुनो साला, बाद में जब लात खाओगे तो पता चलेगा। अभी समझ नहीं आती है, बाद में खाओगे तब पता चल जाएगा। चलो जाने दो, अब बड़े तो तुम वैसे हो ही गए हो। ए भैया हमारे एग्जाम्पल ख़त्म हो गए। आज ये तीसरी लेक्चर मेरी थी, सेल से संबंधित हर बात में करके निकल गया हूँ। अब आपकी ड्यूटी है अपनी कुमार मित्तल की एक्सरसाइज में 15 प्रश्न लगाए जाएं और एग्जाम्पल में मैं 22वें तक आया हूँ। बीच बीच में मैंने स्कीपिंग करी है, हर टाइप की प्रॉब्लम को मैंने शामिल किया है, हर तरह का सवाल आपको पढ़ाया है। अब आप अगर क्वेश्चन हमसे पूछेंगे, संख्या टोटल पूछे जाने वाले सवालों की 5 से ज़्यादा होगी तो मैं आपके सवालों का जवाब एक वीडियो बना करके दूंगा, और अगर संख्या 5 से कम हुई तो मैं उसका पेपर सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दूंगा। जैसे भी आप चाहें तो व्हाट्सएप पर, आप चाहें तो अपने ऐप पर आप बताइएगा, हम पहुंचा देंगे। कंसेप्ट की कमी नहीं रहेगी। आप सुनिए अगला मिशन। ये वीडियो आपको कल 28 तारीख है, 29 तारीख है, 29 तारीख को सुबह 7:45 पर अपलोड मिलेगी। लेकिन इसके नेक्स्ट डे वाली यानी 30 वाली 30 जुलाई की जो वीडियो होगी, आउटस्टैंडिंग वीडियो आने वाली है। मैं खुद बहुत उत्सुक हूं कि आपको मैं किरचॉफ जैसा टॉपिक पढ़ाऊं, लेकिन वो वीडियो आधे घंटे 30 मिनट 40 मिनट की नहीं आनी, वो वीडियो कम से कम 1 घंटे की होगी लगातार। और अगले 2 दिन यानी 30 तारीख को, 31 तारीख को, संभव होगा तो 1 को और 2 को, ये सारी वीडियो जो आपको क्रम से मिलती रहेंगी। हालांकि 31 के बाद कोई क्लास नहीं होनी है 3-4 दिन, लेकिन आपको कोशिश करूंगा अगर मैं बैकअप बनाए पा गया तो मैं आपको वीडियो देता रहूँगा, नहीं तो फिर किरचॉफ तो मैं ख़त्म करके ही रुकूंगा। चलिए थैंक यू, हमारे पास यहाँ तक मामला पहुँचा। अब आप लगा डालिए, अब लगाने के बाद जो सवाल होगा उसका जिम्मेदारी मेरी है, मैं सभी बताऊँगा। थैंक यू।